हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अक्षिका अकेडमी। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 से उठाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 से आज हमें स्टार्ट करना है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर कर लेंगे, है ना। ये एक्सरसाइज आज हम ख़त्म कर देंगे बिल्कुल। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो कि ऑलरेडी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अच्छा, उससे पहले एक बात कहनी है मुझे। आई होप आपको सारे फॉर्मूलेज याद हैं यार, है ना। अभी तक ज़्यादा फॉर्मूलेज नहीं है, एक दो ही हैं, तो आई होप आपको याद है, कंसेप्ट आपको क्लियर है, बिकॉज वरना उसके बिना आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी, बट कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा आप एक्सरसाइज नहीं सॉल्व कर पाओगे, है ना। आपको बार बार कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो बेहतर है कि आप पहले, अगर आपने अभी तक नहीं समझा है चैप्टर, तो पहले आप चैप्टर का इंट्रो समझें, चैप्टर के फॉर्मूलेज समझें, एग्जाम्पल्स करें, देन एक्सरसाइज बनाएं। बट योर विश, आपकी मर्जी। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ रहे हैं 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन हमें कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो ये कह रहा है कि कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो कि आपके 7 से डिवाइड हो जाते हैं। कितने, यानी कि n फाइंड आउट करना है आपने, नंबर फाइंड आउट करना है। तो कह रहे हैं कितने 3 डिजिट नंबर्स जो हैं वो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको एक AP फॉर्म करना पड़ेगा। n फाइंड आउट करने के लिए an वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा, एंड उसके लिए आपको A एंड D होना ज़रूरी है। आपके पास A एंड D होना ज़रूरी है। तो A एंड D होने के लिए हम AP फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो AP हमें खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि कितने 3 डिजिट्स नंबर, तो जो AP है वो 3 डिजिट्स नंबर का ही बना होगा, एंड उन्हीं 3 डिजिट्स नंबर का बना होगा जो कि 7 से डिवाइड हो जाए। तो आप दिमाग में सोचो, ऐसा कौन सा पहला 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। तो वो है 105। 105 3 डिजिट है, एंड पहला 3 डिजिट है जो 7 से डिवाइड होता है, क्योंकि हमें पहला ही चाहिए ना। AP बनाने के लिए आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, जो कि ऑब्वियसली सबसे पहला वाला ही होना चाहिए ना। तो आप कोई भी मत उठा लेना कि जैसे अगर मेरा होता है डिवाइड, सपोज लेट्स से 119 होता है 7 से डिवाइड, तो मैं 119 को फर्स्ट टर्म लूँ। नहीं, फर्स्ट 3 डिजिट लो जो 7 से डिवाइड होता है, देन उसके बाद एक सीरीज़ बनाओ थोड़ी सी, 2-3 टर्म्स तक। इसके बाद डिवाइड होगा आपका 112, उसके बाद 119। ठीक है, ये डिवाइड होंगे आपके। अब कह रहे हैं हाउ मेनी, तो आपको पता है आपने लगाना पड़ेगा फॉर्मूला ये वाला, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, है ना। तो अब आपको पता है इस फॉर्मूले में आपको a तो मिल जाएगा AP से, d भी मिल जाएगा आपको AP से, n आपने फाइंड आउट करना है। पर an का क्या, अगर मैं an को फाइंड आउट करूँ तो मेरा n फाइंड आउट नहीं होगा, तो इसका मतलब मुझे n पता होना चाहिए। अब इसकी जगह मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ ना। ये भी आपका एक फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था जब एक्सरसाइज हमने नहीं स्टार्ट करी थी। तो अब अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे को L पता होना चाहिए, है ना। बाकी सब तो मिल जाएंगे और कुछ ढूंढना है हमें, L मुझे पता होना चाहिए। तो L फाइंड आउट करने के लिए L आपको पता है लास्ट टर्म होता है। तो आप क्या करो, इसी AP के हिसाब से आप लास्ट टर्म निकाल लो। लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, ये भी आपका फॉर्म हुआ पड़ा है विद 3 डिजिट्स नंबर जो कि 7 से डिवाइड होते हैं। तो आप दिमाग में सोचो कि कौन सा लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा। नहीं तो आप कैलकुलेट कर लो यार, कौन सा लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से जा रहा है ना। तो हम ये कर सकते हैं। तो वो जो नंबर है जो आपका जाएगा वो है 994, लास्ट 3 डिजिट है जो 7 से कटेगा। ठीक है, अब जब आपको ये मिल जाता है तो इससे आपका फॉर्म हो गया एक AP फॉर्म हो जाने के बाद जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी है सबकी। तो हम डालेंगे L की जगह क्या डालेंगे, बिकॉज लास्ट टर्म है तो हम डाल देंगे L की जगह 994, A की जगह हम डालेंगे 105, N तो हमने फाइंड आउट करना है। D की जगह हम क्या डालें, D की जगह हम डालेंगे 7। क्यों, क्योंकि बोल रहे हैं कि ऐसे नंबर जो 7 से डिविजिबल है, तो 7 से डिविजिबल जो नंबर है उनके बीच में 7 का ही तो गैप होगा, तो D हमारा 7 होगा। नहीं तो जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा कैसे, तो आप लोग फाइंड भी कर सकते हो D। कैसे करोगे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट से माइनस कर दो, आपका D निकला आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 994 इज इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस 7। तो आ जाएगा 994 इज इक्वल 105 माइनस 7 करेंगे तो आपका आ जाएगा 98 माइनस प्लस 7n। अब 98 आपका यहाँ चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू 7n।
तो आंसर आ जाएगा 896 इज इक्वल टू 7n। तो n इज इक्वल टू 896/7। तो आपका आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 128। हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, हमें बोल रहे थे हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो हमने बता दिया देयर आर टोटल 128 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कह रहे हैं कितने मल्टीपल्स हैं 4 के जो कि 10 से 250 के बीच में लाई करते हैं। अब इसके लिए आपको n फाइंड आउट करना है, क्योंकि कह रहे हैं हाउ मेनी मल्टीपल्स। n फाइंड आउट करने के लिए आपको an वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और an वाले फॉर्मूले लगाने के लिए आपको चाहिए AP। तो AP आपका इसी चीज़ से फॉर्म होगा जो आपको ऑलरेडी गिवन है। आपको बोल रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो ये सोचो पहले 10 के बाद सबसे पहला मल्टीपल कौन सा होता है 4 का, तो होता है 12। 12 के बाद होता है 16, देन होता है 20, और ऐसे चलता जाएगा ना। ये आपका AP फॉर्म हो जाएगा 4 के मल्टीपल्स का। अब इस AP में बस ये देख लो लास्ट टर्म कौन सा होगा। लास्ट टर्म वही होगा जो 250 से पहले आने वाला 4 का मल्टीपल है। तो कौन सा टर्म हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 248। आप चाहो तो डिवाइड करके देखोगे 248 आपका 4 से चला जाएगा। ठीक है, फिर आपका 249 नहीं जाएगा, 250 भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म जा रहा है, इसको हमने लास्ट टर्म ले लिया ऑफ द AP। अब इस AP में आपने क्या करना है, AP में आपको पता है क्या क्या है। A है आपका 12, D ऑब्वियसली आपका 4 होगा क्योंकि 4 के मल्टीपल्स में हम देख रहे हैं। नहीं तो जिनको नहीं डाउट होता है इस चीज़ में तो वो माइनस करके देख सकते हैं। 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो D आपका आ रहा है 4। उसके अलावा L जो है वो है आपका 248। हमें फाइंड आउट करना है N। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम N का फॉर्मूला लगाएंगे। N इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। तो ये आपका हो जाएगा N आपका, या फिर ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, सेम फॉर्मूला होता है ना, बस इसमें ये होता है कि L होता है आपके पास। तो L आपका हो जाएगा 248 इज इक्वल टू 12 प्लस N माइनस 1 4। तो 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4N माइनस 4। तो 248 इज इक्वल टू 8 प्लस 4N। जब 8 इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बच जाएगा 240 इज इक्वल टू 4N। 240 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 60 एंड आ गया 60। तो इनने हमें पूछा था हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो हम बोल सकते हैं कि 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। याद रखना कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए एंड L पता होना चाहिए। तो L आप कैसे निकालोगे, L जस्ट आपने इस क्वेश्चन में ये देखना था कि 250 से पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से जाएगा। ठीक है, 250 से चेक करना स्टार्ट करो, 250 जाता है कि नहीं जाता, नहीं। 249 पे आओ, जाता है नहीं जाता, नहीं। तो 248 पे आओगे, 248 जा रहा है तो वही लास्ट टर्म बन जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। अब आपको 2 APs गिवन है, तो 2 APs आपको गिवन है। ठीक है, पहला AP आपका ये वाला है 63, 65, 67 एंड आगे जाता जा रहा है, एंड सेकेंड AP आपका 3, 10, 17 एंड आगे जाता जा रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अब ये हो गए आपके 2 APs। ठीक है, मैंने नोट कर लिया। क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, कह रहे हैं इन दोनों APs में n की क्या वैल्यू होगी जिसमें दोनों के nth टर्म जो होंगे ना वो इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन सीधी सादी लैंग्वेज में ये कह रहा है कि हम n की क्या वैल्यू पुट करें कि दोनों APs के nth टर्म इक्वल हो जाए। ठीक है ना, तो अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो दोनों APs की कैलकुलेशन हम सेपरेटली करेंगे। ठीक है, दोनों के A को अलग लेंगे, है ही अलग बट डिनोट भी अलग लेटर से करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला वाला AP है उसका हम A ले रहे हैं, शॉर्ट A से डिनोट कर रहे हैं, और A है उसका 63। उसका D है 65 माइनस 63 दैट इज़ 2, एंड उसका जो AN है हमें नहीं पता क्या है, N भी नहीं पता। ठीक है,
यहाँ पर जो ए पी है वो उसका ए हम डिनोट करेंगे बिग ए से, वो है 3। यहाँ का जो डी है कॉमन डिफरेंस वो भी बिग डी से करेंगे हम, वो हो जाएगा 7। इसका ए एन हमें नहीं पता एंड एन भी हमें नहीं पता। अब देखो इस वाले में हमने क्या करना है, ये कह रहे हैं कि कौन से एन की वैल्यू पे इन दोनों ए पीस के एनथ टर्म इक्वल हो जाएंगे, ए एन टर्म जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम पहले ना ए एन टर्म का फॉर्मूला पुट करके देखते हैं एंड निकालते हैं कि इन दोनों के ए एन टर्म होंगे क्या। अब देखो इस वाले का ए एन टर्म फॉर्मूला तो एक ही होता है ना, फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए की जगह हम क्या डालेंगे 63, एन हमें नहीं पता एंड डी की जगह हम डालेंगे 2। तो ये हो जाएगा इसका एन 63 प्लस 2n माइनस 2। ये आ गया आपके फर्स्ट वाले का एन। ठीक है ना, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है आई होप। एन हमें नहीं पता, ठीक है, इसका एन आ गया ये। अब सेकेंड वाले का जो एन है वो कैसे निकालेंगे, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी। बस ये होगा कि उधर वैल्यूज़ आपकी अलग पुट होंगी, ए की जगह जाएगा 3 एन माइनस 1 एंड देन इसकी जगह जाएगा 7। तो 3 प्लस 7n माइनस 7, ये आ गए हमारे दोनों के ए एन। अब इन्होंने हमें क्या कहा था कि ए एन यानी कि nth टर्म जो है ना वो इक्वल होने चाहिए, इक्वल है। तो n बताओ क्या होगा, इक्वल है, ठीक है, दोनों के एन को इक्वल पुट कर देते हैं। इसका एन इसके एन के इक्वल है। इसका एन था 63 प्लस 2n माइनस 2, इसका एन है 3 प्लस 7n माइनस 7। इधर उधर ले जाएंगे हम टर्म्स को, ये आपका हो जाएगा 5n और ये आपका हो जाएगा 70 माइनस 5, यानी कि 65 इज इक्वल टू 5n, यानी कि n इज इक्वल टू 65 बाय 5। तो n आ जाएगा आपका 13। तो इनने पूछा था कि n की क्या वैल्यू डालें जिससे कि इनके ए एन टर्म इक्वल हो जाए। n की हम ये वैल्यू डालेंगे तो ए एन टर्म इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 13 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ख़त्म, ये वाला भी। आई होप क्लियर है। अगर कुछ भी चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, आपको कहाँ पर डाउट आ रहा है। एंड अगर आप डाउट पूछेंगे तो मैं क्लियर करूँगी, अगर नहीं पूछेंगे तो मैं क्लियर नहीं कर सकती, ठीक है। तो अब जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द ए पी हुज थर्ड टर्म इज A16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द ए पी, यानी कि ए पी हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, उस ए पी का जो थर्ड टर्म है वो है 16, ओके, थर्ड टर्म है 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवेंथ टर्म जो है वो एक्सीड कर रहा है फिफ्थ टर्म को बाय 12, यानी कि फिफ्थ टर्म में जब आप 12 प्लस करो तो आपका सेवेंथ टर्म आ जाएगा, ठीक है। सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ही बड़ा है, सिर्फ 12 प्लस कर दो तो आ जाएगा। तो क्या है कि ए पी फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली आपको ये दो इक्वेशंस प्रोवाइड कर दिए हैं क्वेश्चन ने। अब क्वेश्चन कह रहे हैं इन दो इक्वेशंस की हेल्प से आप ए पी बता दो। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो हम पहले इक्वेशन फर्स्ट पे काम स्टार्ट करते हैं। A3 आपका होता है, A3 आपका है 16। अब A3 का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब यानी कि जो आपका थर्ड टर्म होता है वो कैसे निकल सकता है, A प्लस 2n से, A प्लस 2n सॉरी D 2D A इज इक्वल टू 2D। तो ये आपका हो जाएगा, ये हमारा आ रहा है जो भी आ रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, हम इन्हें ना फर्स्ट और सेकंड टर्म नहीं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन नहीं मानते, हम अपने दिमाग में मानते हैं बट लिखते नहीं हैं, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, या फिर मान लेते हैं इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड एंड ये हमारी हो जाएगी थर्ड। अब सेकंड इक्वेशन को अगर हम देखें तो A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12 है। A7 का फॉर्मूला क्या होगा, जो आपका सेवेंथ टर्म होता है उसका क्या फॉर्मूला होगा, A प्लस 60
इज इक्वल टू ए प्लस 4d, क्योंकि फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस 4d प्लस 12। अब यहाँ पर मैं एक मिनट रुक रही हूँ। अगर यहाँ पर किसी को भी डाउट है कि A7 को हमने A+60 कैसे लिखा, तो प्लीज़ यार पीछे की वीडियोस देख लो। अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो तुम नहीं कर सकते। तुम्हें क्विक काम करना है। मैं यहाँ पर बता देती हूँ हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ करा। हमने फॉर्मूला यूज़ करा AN इज इक्वल टू A+n-1d का। इस फॉर्मूला को यूज़ करके ही मैंने बोल दिया है कि मेरा जो 7th टर्म है उसका फॉर्मूला A+60। ये कैसे निकालते हैं मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया। और अगर मेरी वीडियोज़ नहीं भी देखी तो एटलीस्ट आपको ये चीज़ तो पता ही होनी चाहिए फिर भी, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, फास्ट नहीं कर पाओगे आप क्वेश्चन। आप यहाँ पर फॉर्मूला पुट करो तो वो इतना फीजिबल नहीं है। आप जस्ट फॉर्मूला साइड पे लिखकर ये डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में जो हमारी इक्वेशन आई है इसमें हमने जस्ट वैल्यूज़ इधर उधर करनी है। ए की वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा a प्लस ए। डी की वैल्यू भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगे ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा -4d इज इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा आपका 2d इज इक्वल टू 12, यानी कि d इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। अब d निकला है। d के बाद निकालने के बाद हमने क्या करना है, अब d निकालने के बाद हमने, क्योंकि बिकॉज AP फाइंड आउट करना है तो इसलिए हम d निकालने के बाद a फाइंड आउट करेंगे। और a कैसे फाइंड आउट करेंगे, a फाइंड आउट करने के लिए आपको d की वैल्यू जो है वो पुट करनी होगी थर्ड इक्वेशन में। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन थर्ड इक्वेशन। इक्वेशन 3 क्या आपकी, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। यहाँ पर आप d की वैल्यू डालो। d आपका a ही है, d आपका है 6 इज इक्वल टू 16। a प्लस 12 इज इक्वल टू 16। a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, तो a आपका आ रहा है 4। a भी निकला है, d भी निकला है, तो अब आप AP फाइंड आउट कर सकते हैं। AP का आपका जनरल फॉर्मूला होता है a प्लस डी सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म होता है a प्लस 2d। बस आप 3 टर्म्स निकाल के दिखा दोगे तो AP हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट टर्म तो है 4, देन हो जाएगा 4 प्लस 6, देन हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 6, यानी कि 4 10 16, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, ये आपका आ गया रिक्वायर्ड AP, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। अब ये हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक लेंगे, यानी कि ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये ख़त्म हो जाएगी। एंड इस बार के आपके सिलेबस में आपकी एक्सरसाइज 5.3 नहीं आ रही, ठीक है, तो वो एक्सरसाइज हम नहीं लेंगे यहाँ पर। इस एक्सरसाइज के साथ आपका चैप्टर ख़त्म। ये आ गए हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमें कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP आपको गिवन है। AP का फर्स्ट टर्म आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, AP का लास्ट टर्म भी आपको दिख रहा है जो कि है 253। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इस AP का आपने 20th टर्म निकालना है। पर इतना ईजी थोड़ी ना होगा क्वेश्चन। इतना ईजी है तो फिर ये 17th क्वेश्चन क्यों है। यहाँ पर ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि वो कह रहे हैं आपने 20th टर्म निकालना तो है बट फ्रॉम द लास्ट। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें कह रहे हैं कि आप 20th टर्म निकालते हो ना, अगर हम नॉर्मल आपको बोलते हैं 20th टर्म के लिए, तो आप निकालते हो फ्रॉम द स्टार्टिंग, है ना। जो आप फॉर्मूला लगाते हो AN वाला 20th टर्म निकालने के लिए, वो आप फ्रॉम द स्टार्टिंग से 20th निकालते हो। बट ये कह रहे हैं बैक से 20th निकालो। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या क्रिएट हो रही है, कई लोगों को अभी भी लग रहा होगा कि 20 है तो क्या दिक्कत है, 20 पुट करेंगे। नहीं भाई, क्यों पुट करेंगे तुम बताओ। अगर मैं आपको कहूँ 50 टर्म्स हैं AP में, ठीक है, एक AP में 50 टर्म्स हैं एंड आपको बता दिया गया है, आपको बोला है कि 20th टर्म निकालो फ्रॉम द लास्ट, तो आप बताना जरा 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या 20 टर्म होगा। जब टोटली 50 टर्म है इस AP में, तो लास्ट से जो 20th टर्म होगा वो आगे से 20th थोड़ी ना होगा, साफ पता लग रहा है कि नहीं। लास्ट से जो आपका 20th टर्म होगा, लास्ट से 50 का 20th टर्म होगा 31st टर्म आगे वाला। देखो अगर आप 50 टर्म्स हैं, ठीक है, एंड अगर आप उनके पीछे से देख रहे हो ना 20th, तो आगे से वो 31st टर्म होगा। तो यहाँ पर आती है दिक्कत। अगर इन्होंने आपको बोला होता कि आगे से 20th निकालो, तब तो काम बहुत ईजी हो जाता है, आपने जस्ट फॉर्मूला पुट करना होता है।
बट यहाँ पर कह रहे हैं लास्ट से 20th। तो भाई पहले तो हमें दिमाग में ये सोचना पड़ेगा कि लास्ट से जो 20th है वो आगे से कौन सा होगा, तभी हम फॉर्मूले में वही चीज़ पुट करें ना फिर। अब मेन बात ये कि इस क्वेश्चन में आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में भी सॉल्व कराया था। ऐसा सेम एग्जाम्पल आपका एक एनसीईआरटी में है, जब मैंने एग्जाम्पल वाली वीडियो बनाई थी वो भी है, ठीक है, चैनल पे डली हुई है। उसमें जब मैंने वो एग्जाम्पल सॉल्व करा था तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको 2 मेथड्स बताए थे। मैंने आपको ये बताया था कि वो दोनों ही मेथड सही हैं एंड आप उनमें से कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हो, योर विश, आप पे डिपेंड करता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने फर्स्ट मेथड से ही सॉल्व करना है या सेकंड से ही सॉल्व करना है। जिसको जौन सा मेथड अच्छा लगता है वो उस मेथड से सॉल्व कर सकता है। बट बिकॉज मैं दोनों मेथड्स अपनी पहले एग्जाम्पल वाली वीडियो में ही समझा चुकी हूँ तो मैं यहाँ पर दोबारा दोनों मेथड्स नहीं कराऊंगी, ठीक है। मैं उनमें से कोई एक ही मेथड ले रही हूँ जो मुझे लगता है कि आप लोगों को आसान लगेगा। अगर आपको दोनों मेथड्स देखने हैं तो आपको उस वीडियो में जाना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो का मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तो इसीलिए यहाँ पर मैं उन दोनों में से जो ईजी मेथड मुझे लगता है कि बच्चों को वो ईजी लगता है वो मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो उनमें से मुझे ये वाला मेथड ईजी लग रहा है कि पहले हम AP लिखते हैं। मेरे को वो वाला मेथड ईजी लग रहा है जिसमें हम AP घुमा देते हैं। तो इस मेथड में आप क्या करते हो, AP घुमाते हो, तो यानी कि वो AP लिखो। करना क्या होता है आपने, अगर आप नॉर्मल AP ले रहे होते तो आप A क्या डालते, A आप लेते 3, फर्स्ट टर्म आप 3 लेते ना। बट बिकॉज इसमें हमने AP रिवर्स कर दिया है, पीछे से ले लिया है हमने AP, क्योंकि अगर हम AP पीछे से लेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी दिक्कत का सेंस ये है कि कोई भी दिक्कत नहीं होएगी एंड आप 20 ही पुट कर सकते हो। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि पीछे से जो 20th टर्म है वो आगे से कौन सा होगा। तो इस वाले में हम AP रिवर्स कर रहे हैं, तो इसीलिए आपने क्या करना है, हमने A मान के चलना है लास्ट टर्म। तो A हमारा है 253, ठीक है। क्योंकि हम अगर लास्ट टर्म को फर्स्ट मान के चलें तो हमें 20 को रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। हम मान के चलते हैं कि 253 से ही हमारा AP स्टार्ट हुआ है, जाता जा रहा है 3 तक, ये हम मान के चल रहे हैं। तो फिर हमें लास्ट से 20 निकालना है। अगर हमने AP रिवर्स कर दिया तो इसका मतलब अब हमें फर्स्ट से ही 20 निकालना है ना, यही है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब हमने ये ले लिया A। D हम क्या लेते हैं, D आपका नॉर्मल D क्या होता, नॉर्मल D होता है 8 - 3। D आपका 8 - 3 = 5 होता ना, पर आपने नॉर्मल D नहीं लेना, आपने D का साइन चेंज कर देना। तो मेरा हो जाएगा D -5। बस इन चीज़ों के साथ L आपका हो जाएगा, L की ज़रूरत ही क्या है, L की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या निकालना है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो N हम ले लेंगे 20 और बस AN का फॉर्मूला पुट कर दो। तो इसमें आपने AN फाइंड आउट करना है, तो AN को हम ऐसे ही लिखेंगे, A की जगह हम पुट करेंगे 253 प्लस 20 - 1 इंटू -5। D आपका नेगेटिव हो सकता है, अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है तो D हो सकता है नेगेटिव, ठीक है। 19 इंटू -5, तो आपका ये हो जाएगा 253 माइनस 95, माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 158, ठीक है। तो यही करना था हमने बस। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। मैं यहाँ पर बोल रही हूँ दोबारा, अगर किसी को यहाँ पर नहीं समझ आया तो प्लीज़ एग्जाम्पल वाली वीडियो देखो, वहाँ पर मैंने बहुत एलैबोरेट करके समझाया। यहाँ पर मैंने जल्दी लिया बिकॉज टाइम वेस्ट नहीं करना ना, जिनको वो ऑलरेडी पता है 2 मेथड होते हैं ये है तो उनके लिए ठीक है। और मुझे लगता है यहाँ पर भी आपको आ ही गया होगा, ज़रूरी थोड़ा ना आपने 2 ही मेथड देखने। अगर आपको ये समझ आ गया तो ठीक है, दूसरा मेथड मत देखो। इस मेथड के हिसाब से हमने क्या करा, कह रहे लास्ट से आपने 20th टर्म देखना है। तो हमने क्या करा, हमने लास्ट टर्म को ये मान लिया, ठीक है। लास्ट से 20th देखना है ना, लास्ट टर्म को A मानो, D जो आपका नॉर्मली निकलता है वो निकालो, फिर उसका साइन चेंज करके लगा दो, N वही का वही लगाओ जो आपको क्वेश्चन में गिवन है एंड फॉर्मूले में पुट कर दो सारी वैल्यूज़, आपका आ जाएगा। बस सबसे ईजीएस्ट, ठीक है। जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। धीरे धीरे करके क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला हमें कह रहे हैं कि एक AP है, उस AP का 4th और 8th टर्म का जो सम है वो है 24, ठीक है। एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44। सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44। कह रहे हैं फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। तो बेसिकली हमें कह रहे हैं AP दिखाओ, हमें AP क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ फाइंड आउट करना बड़ा आसान है। इसको मान के चलो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान के चलो सेकंड इक्वेशन। अब क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में आप लोगों को पता है क्वेश्चंस कैसे करते हैं ना, इनमें जस्ट आपने फॉर्मूले से एलैबोरेट करना होता है।
एक्सपैंड करना होता है चीज़ों को एंड देन हो जाता है। मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन पहले ले रही हूँ, A4 + A8 इज इक्वल टू 24। A4 का फॉर्मूला क्या होता है? अब हम फॉर्मूला कौन सा पुट कर रहे हैं इधर? हम फॉर्मूला पुट कर रहे हैं an इज इक्वल टू A + n-1 d। ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला जब हम पुट करें A4 में तो हमारा आ जाएगा A + 3d, है ना। एंड A8 में करें तो आ जाएगा A + 7d इज इक्वल टू 24। तो आ जाएगा 2A + 10d इज इक्वल टू 24। इसको मान के चलो इक्वेशन 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। अब हम सेकेंड इक्वेशन उठाते हैं। सेकेंड इक्वेशन आपकी A6 + A10 इज इक्वल टू 44। जब हम A6 में फॉर्मूला लगाते हैं an वाला तो हमारा आ जाएगा A + 5d, और A10 में लगाते हैं तो आ जाएगा A + 9d इज इक्वल टू 44। अब देखो इस वाले में भी हमने वही करना है, प्लस करो तो आ जाएगा 2A + 14d इज इक्वल टू 44। इसे हम मान के चलेंगे फोर्थ इक्वेशन। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन जो है उन्हें आप अब इसमें अपने इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये हो जाएगा 2A + 14d इज इक्वल टू 44, 2A + 10d इज इक्वल टू 24। अब जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपका साइन चेंज होगा, साइन चेंज होने की वजह से ये कट गया, ये आपका आ जाएगा 4d इज इक्वल टू 20, तो d इज इक्वल टू 5। अब आपका जो कॉमन डिफरेंस था वो आ गया 5। अब यहाँ से जो काम है वो इजी हो जाएगा। d के बाद जस्ट आपने a निकालना है। a निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, प्रेफरेबली 3 या 4 में से एक में पुट करो। तो थर्ड में अगर हम पुट करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड थी आपकी 2A + 10d इज इक्वल टू 24। तो ये हो जाएगा 2A + 10 × 5 इज इक्वल टू 24। 2A इज इक्वल टू 24 - 50। आंसर आ जाएगा -26। तो ए आ जाएगा आपका -13। अब यहाँ तक क्लियर है आपका। यहाँ पर ए भी निकला आया, डी भी निकला है, तो अब ए पी के फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करना ईजी है। ए पी के फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे? ए होता है, नेक्स्ट होता है A + d एंड उससे नेक्स्ट होता है A + 2d। तो फर्स्ट टर्म हो गया आपका -13, नेक्स्ट हो गया -13 + d एंड उससे नेक्स्ट हो जाएगा -13 + 2 × d। तो हो जाएगा -13 -7 -8 बल्कि, एंड ये हो जाएगा -13 + 10 यानी कि -3। ये आ गए आपके एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स। अब आई होप ये चीज़ पूरी क्लियर है, क्वेश्चन पूरा क्लियर है ना। इजी था। इसमें जस्ट आपने क्या करा, इक्वेशंस देखी, इक्वेशंस को एक्सपैंड करा, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करा, डी की वैल्यू निकाली, देन ए की वैल्यू निकाली और फिर ए बी निकाल लिया, ठीक है। तो जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। तो कह रहे हैं सुभा राव जो है उन्होंने 1995 में काम करना स्टार्ट करा था और उनकी जो एनुअल स्टार्टिंग सैलरी थी वो थी 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। तो कह रहे हैं जब उन्होंने फर्स्ट ईयर ज्वाइन करा तो उनकी ईयरली सैलरी थी 5000, बट उनको कहा गया कि आप जितने साल यहाँ पर काम करते रहोगे ना, हर साल के साथ आपको 200 का इंक्रीमेंट मिलेगा, 200 रुपीज़ आपकी ईयरली सैलरी में ऐड कर दिए जाएंगे। तो यानी कि फर्स्ट ईयर में उनकी सैलरी थी 5000, नेक्स्ट ईयर में उनकी हो जाएगी 5200, फिर उससे नेक्स्ट में हो जाएगी 5400 और ऐसे जाता जाएगा। कह रहे हैं इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो कह रहे हैं कौन से ईयर में उनकी इनकम 7000 के इक्वल हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ पता ही लग रहा है कि एपी ये है, क्योंकि 5000 से उन्होंने वर्क स्टार्ट करा एंड हर महीने 200 बढ़ते गए उनकी सैलरी में। तो इसमें आपका जो ए है वो है 5000, डी जो है वो ऑब्वियसली है 200, क्योंकि 200 का इंक्रीमेंट उन्हें मिल रहा है, तो 200 का ही चेंज आ रहा है उनकी सैलरी में, तो डी आपका चेंज होता है ना, तो 200 आपका डी हो गया। एंड कह रहे हैं कौन से ईयर में उनकी सैलरी 7000 होएगी, तो कौन से ईयर यानी कि एन बोल रहे हैं, एन फाइंड आउट करो और उस ईयर में सैलरी क्या होगी 7000।
अब आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, आई नो इस इन्फॉर्मेशन के साथ अब आप खुद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ना। जस्ट फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो। फॉर्मूला आपका होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो 7000 इज इक्वल टू 5000 प्लस एन माइनस वन 200। तो ये आपका हो जाएगा 5000 प्लस 200 एन माइनस 2000 7000। तो यहाँ तक आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी, है ना। नॉर्मल कैलकुलेशन करी है मैंने। देन 7000 माइनस 4800 इज इक्वल टू 200 एन। ये हो जाएगा आपका 2200 इज इक्वल टू 200 एन। तो आपका एन हो जाएगा 2200 बाय 200। तो इसका मतलब एन है आपका 11। तो यानी कि 11th ईयर में उनकी सैलरी हो जाएगी 7000। बट उनकी स्टार्टिंग ईयर के हिसाब से उनका 11th ईयर कौन सा होगा? उनने 1995 में स्टार्ट करा, ठीक है। तो 1995 उनका फर्स्ट ईयर हो गया। अब इसके बाद 10 साल उन्होंने और वर्क करना है, तभी उनके 11 ईयर्स होंगे ना। ये फर्स्ट ईयर हो गया, इसके बाद उन्होंने 10 और काम करना है। तो 1995 प्लस 10 कर देंगे तो 2005 में उनका जो सैलरी है 2005 में उनकी सैलरी हो जाएगी 7000, ठीक है ना। अगर जिस बंदे को ये कैलकुलेशन समझ नहीं है, आप लोग काउंट भी कर सकते हैं ना। 1995 फर्स्ट ईयर है तो 11th ईयर कौन सा होगा? 1996 सेकेंड। तो ऐसे भी कर सकते हैं। वरना 1995 आपका फर्स्ट ईयर था और 11 साल उन्होंने काम करना है, तो एक साल तो ये निकल गया, प्लस 10 साल और काम करना है। तो 2005 में उनके 11 साल पूरे हो जाएंगे, तब उनकी सैलरी हो जाएगी 7000। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर था। अब जल्दी से आते हैं हमारे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। If in the nth week her weekly savings become 20.75, find n। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कह रहे हैं रामकली ने सेविंग स्टार्ट करी विथ ₹5 एंड वो इंक्रीमेंट करती रही कितने का? 1.75 का हर वीक। तो कह रहे हैं कौन से वीक में, nth वीक में उनकी जो सेविंग्स है वो हो जाएंगी 20.75। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, बस इससे आपने फॉर्मूले में लगाना है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1.75। तो हो जाएगा 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस 1.75 एन माइनस 1.75। तो 5 माइनस 1.25 हो जाएगा आपका 3.25। सॉरी 5 माइनस 1.75 प्लस 1.75 एन, ये हो जाएगा 20.75 माइनस 3.25 इज इक्वल टू 1.75 एन। तो आ जाएगा 17.75 इज इक्वल टू 1.75। 17.75 नहीं आएगा, 17.5 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू एन। तो एन आपका हो जाएगा 17.5 बाय 1.75। तो एन आ जाएगा आपका 10। तो 10th वीक में उनकी जो वीकली सेविंग्स है वो जाएंगी 20.75। अब आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।